प्यारे दोस्तों, शुरुआत करती हूँ एक नए एनीमे की जिसका नाम है जेड डायनेस्टी। ये कहानी है शिंजो नाम के एक राज्य की। यहाँ बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के मास्टर रहते थे जिन्होंने जेन और ताओ की स्पिरिचुअल टेक्निक्स में महारत हासिल कर रखी थी। वहीं पर एक ईविल कल्ट भी थी जो खून के प्यासे, काले जादू और बुराई के फॉलोवर्स थे। इन दो गुटों में सदियों से जंग चली आ रही थी। जब बुराई अपनी चरम सीमा पर थी और दुनिया का अंत होने वाला था, तब जेड वंश के किंगॉन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर टियानजी की लीडरशिप में उन्होंने ईविल कल्ट का अपनी तलवारों से खात्मा कर दिया था। और फिर एक लंबा शांति का दौर चला। किसी को नहीं पता था कि ईविल कल्ट की शक्ति का सोर्स क्या है। वो एक लाल मोती जो अभी भी बचा हुआ है और शिंजो की धरती पर ही कहीं है। अब 100 साल बाद बुराई फिर से पनप रही है और शिंजो की धरती पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये कहानी है एक लड़के जाओफान की जो अभी लगभग 10 साल का है। एक दिन जाओफान और उसका साथी लिनयू लकड़ी की तलवारों से एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं। वहाँ और भी बच्चे होते हैं जो उनका मुकाबला देख रहे होते हैं। लिनयू जाओफान से कहता है, पता है आज 98 बार तू मुझसे हारेगा। जाओफान उसे जवाब देता है, मैं तुझसे बहुत बार हार चुका हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी हारूंगा। फिर जाओफान लिनयू पर अपनी लकड़ी की तलवार चलाने लगता है। लिनयू उसके हर वार से फुर्ती से बच जाता है। फिर गलती से जाओफान से एक लकड़ी का चबूतरा टूट जाता है। एक औरत जाओफान को डांटने लगती है। सब बच्चे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। जाओफान उनके पीछे पीछे चला जाता है। सब बच्चे बुद्धा के एक मंदिर में घुस जाते हैं। वहां लिनयू को जाओफान से लड़ते लड़ते अचानक कुछ हो जाता है, मानो उस पर कोई शैतानी शक्ति का साया हो। वो अपनी लकड़ी की तलवार से जाओफान का बुरी तरह से गला घोटने लगता है। जाओफान का दम घुटने ही वाला होता है कि तभी एक बूढ़ा मंक आकर लिनयू को रोक देता है और जाओफान को बचा लेता है। तब लिनयू भी अपने होश में आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। वो जाओफान से माफी मांगता है। फिर सब मंक को देखकर वहां से भाग जाते हैं। उसी रात को जाओफान बूढ़े मंक के लिए खाना ले जा रहा होता है कि तभी उसे एक काला धुआं टेंपल की ओर जाते हुए दिखाई देता है। जब मंक उस काले धुएं को आता देखता है, वो छलांग लगाकर उसमें कूद जाता है और उसके अंदर से बेहोश लिनयू को निकाल कर ले आता है और कहता है, कौन हो तुम और इस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो? इतने में लिनयू के कपड़ों से एक अजीब सा कीड़ा निकलकर मंक के शरीर में घुस जाता है। मंक को इस बात का पता नहीं चलता। फिर वो काला धुआं एक आदमी का रूप धारण कर लेता है। मंक उस आदमी से लड़ने लगता है। उस आदमी की लड़ाई की टेक्निक्स को देखकर बूढ़ा मंक बोलता है, ये तो सदियों पुरानी ईविल मार्शल आर्ट्स है, काला जादू है, कौन है तू? और ये कहकर बूढ़ा मंक अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके एक घातक अटैक कर देता है। पर अचानक बूढ़े मंक को कमजोरी महसूस होती है। उसके मुंह से खून की उल्टी हो जाती है। वो अपने शरीर से निकलकर जाते हुए उस कीड़े को देखता है। बूढ़ा मंक उस आदमी से बोलता है, 7 सरों वाला जहरीला कीड़ा, तो तेरा शिकार शुरू से ही मैं था। उस बच्चे को तूने मुझे फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। वो आदमी बोलता है, हाँ, मैं तुझे ही मारने आया हूँ। चल अब चुपचाप मुझे वो लाल मोती दे जो तूने अपने पास छुपा के रखा है, तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। बूढ़ा मंक उसे बोलता है, मैं वो बुराई का स्रोत कभी तेरे हाथ लगने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर धुएं से बना वो बुरा आदमी अपने काले जादू से एक भयंकर राक्षस पैदा करता है। बूढ़ा मंक हवा में ऊपर उड़ जाता है और अपने मंत्रों की शक्ति से एक भीषण वार करता है, जिसे वो राक्षस झेल नहीं पाता और भस्म हो जाता है। धुएं से बना वो बुरा आदमी मंक से कहता है, तू मौत की कागार पे खड़ा है, पर फिर भी तूने मेरे रक्त पिशाच को हरा दिया। इतने में मंक उसका मास्क तोड़ देता है।
फिर वो बुरा आदमी अपनी तलवार निकालता है और उसमें आसमान की बिजली भरकर मंक को मारता है। मंक अपने चारों तरफ एक दिव्य सुरक्षा कवच बना लेता है और काउंटर अटैक भी कर देता है। बूढ़ा मंक उस धुएं से बने आदमी से कहता है, तेरी शक्तियों से मैं समझ गया हूँ कि तूने महान किंगॉन सेक्ट से ट्रेनिंग ली है, पर मैं ये नहीं जानता तू अब किस इविल सेक्ट के लिए काम कर रहा है। तुझे अब मैं यहाँ से जाने नहीं दे सकता। मंक की शक्तियों को देखकर वो आदमी डर जाता है। मैं फिर आऊंगा, ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है। जाओ फान दूर से लड़ाई देख रहा होता है और लड़ाई के प्रकोप से वो बेहोश हो जाता है। मंक दोनों बच्चों को एक पेड़ के नीचे लाकर सुरक्षित रखता है और फिर खुद से बोलता है, इस जहर से मैं बच नहीं पाऊंगा, पर डॉक्टर गो की ये डेथ डिलेइंग गोली खाके मैं अपनी मौत को 3 दिन के लिए टाल सकता हूँ। और फिर वो अपनी जेब से निकालकर गोली खा लेता है। बूढ़ा मंक जाओफान को होश में लेकर आता है। जाओफान होश में आते ही पूछता है, मेरा दोस्त कैसा है? बूढ़ा मंक जवाब देता है, वो ठीक है, उसे सुबह तक होश आ जाएगा। तुम ये बताओ, तुम इतनी रात गए यहाँ करने क्या आए थे? जाओफान जवाब देता है, मेरी माँ ने आपके लिए खाना भेजा था। मंक फिर कहता है, जैसी ऊपर वाले की मर्जी, सब किस्मत का खेल है। सुनो लड़के, क्या तुम मुझसे दिव्य मंत्र सीखना चाहोगे? उनको सीखने से तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। ऐसा सुनते ही जाओफान खुशी से उछलकर खड़ा हो जाता है और कहता है, जरूर जरूर, क्यों नहीं? मंक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य मंत्र सिखाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरी 3 शर्त माननी होगी। बोलो, क्या कहते हो? जाओफान ठीक है बोलता है। मंक जाओफान से बोलता है, पहली शर्त, तुम इन दिव्य मंत्रों का जिक्र किसी से नहीं करोगे, अपने परिवार से भी नहीं। मेरी दूसरी शर्त, तुम्हें हर रोज एक बार इन मंत्रों का उच्चारण करना होगा, पर ये तुम रात में ही करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तीसरी और आखिरी शर्त, तुम्हें इन मंत्रों से जो शक्ति मिलेगी उनका तुम तभी इस्तेमाल करोगे जब किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो। समझे लड़के, क्या तुम्हें मंजूर है? थोड़ा सोचने के बाद जाओफान हाँ में जवाब देता है। मंक उसे बोलता है, शाबाश, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तानियन टेम्पल का मंक पूजी हूँ। मेरा नाम तुम हमेशा याद रखना। और लो, ये लाल मोती लो, इस मोती को तुम किसी को मत दिखाना, पर जब भी तुम्हें कभी मौका मिले इसे गहरी खाई में फेंक देना। मेरे बारे में भी कभी किसी को मत बताना। चलो, अब मुझे 3 बार प्रणाम करके मेरा शिष्य बन जाओ। जाओफान 3 बार झुककर मंक को प्रणाम करता है। फिर मंक उसे अपने साथ टेम्पल के अंदर ले जाते हुए बोलता है, अब तुम्हें जो मैं मंत्र सिखाऊंगा उन्हें अच्छे से याद कर लेना। मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, हमें किस्मत ने ही मिलाया है। शायद फिर कभी किसी जन्म में तुमसे फिर मुलाकात होगी। जाओफान अपने नए गुरु के बताए हुए सारे दिव्य मंत्र अच्छे से याद कर लेता है। अगली सुबह लिन्यू, जो पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था, वो उठ जाता है। वो देखता है बुद्धा टेम्पल के बाहर जाओफान सो रहा है। लिन्यू जाकर उसे उठाता है और जाओफान से पूछता है, हम लोग यहाँ कैसे आ गए जाओफान? मैं तो घर पर सो रहा था। जाओफान उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो कहता है, आओ जल्दी घर चले, यहाँ बहुत ठंड है। फिर वो दोनों गांव की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव वाला दिखता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और भूत भूत बोल के इधर उधर भागे जा रहा होता है। जाओफान और लिन्यू जैसे जैसे गांव के अंदर जाते हैं, उन्हें हर तरफ गांव वालों की लाशें दिखाई देती हैं। गांव में चील कौवे मंडरा रहे होते हैं। फिर जाओफान अपने घर की तरफ दौड़ता है। वो देखता है उसका घर भी उजड़ चुका है। तभी फिर लिन्यू उसके पास आता है और उसे गले लगाकर रोने लगता है।
लिन्यू रोते रोते बोलता है, हमारा घर चला गया जाओफान, हमारा गांव चला गया, अब हमारा क्या होगा। जाओफान भी रोने लगता है और बोलता है, लिन्यू ये सब सच नहीं हो सकता, ये सब एक सपना है। तभी वहां एक आदमी आता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में रेनबो ब्रिज पर चलते चलते वो बच्चों से बोलता है, घबराओ मत बच्चों, मैं हूँ काई। मैं तुम्हें किंगॉन सेक्ट के क्रिस्टल हॉल में लेके जा रहा हूँ। वहाँ मेरे मास्टर तुम दोनों से बात करेंगे। तभी उनके सामने एक बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो जोर से दहाड़ता है। फिर वो जाओफान के बहुत करीब आ जाता है। काई उसे शांत करता है और वापस भेज देता है। काई बच्चों को बताता है, पता है बच्चों, ये वाटर किरीन है, ये पालतू है। सदियों पहले इसे हमारे ग्रैंड मास्टर ने काबू किया था। डरो मत, ये कुछ नहीं करता, ये हार्मलेस है। आज इसे पता नहीं क्या हुआ जो तुम्हें देखकर दहाड़ने लगा। आओ अब हम चलते हैं। चलते चलते वो लोग क्रिस्टल हॉल पहुंच जाते हैं। हॉल में बहुत सारे मास्टर बैठे होते हैं और बीच में ग्रैंड मास्टर बैठा होता है। काई उन्हें बताता है, मास्टर्स, कातिल की खोज जारी है। वो बहुत ही खतरनाक है। उसने एक ही झटके में पूरे कमाऊ विलेज के लोगों की जान ले ली है। बस 3 ही लोग जिंदा बच पाए हैं। फिर क्रिस्टल हॉल के दरबार में पहले उस गांव वाले को लेकर आया जाता है जो जिंदा बच गया था। वो अभी तक अपने होश में नहीं होता और बहुत डरा हुआ होता है। वो भूत भूत चिल्ला रहा होता है। ग्रैंड मास्टर बोलता है, ले जाओ इसे और इसका इलाज करो और दोनों बच्चों को यहाँ लेकर आओ। काई दोनों बच्चों को मास्टर्स के सामने खड़ा कर देता है। दोनों सबको प्रणाम करते हैं। फिर लिन्यू मास्टर्स से बोलता है, हमारी मदद कीजिए मास्टर्स। हमारे गांव को जिसने भी तबाह किया है उसे ढूंढकर सजा दीजिए प्लीज। जाओफान चुप रहता है। एक मास्टर लिन्यू से पूछता है, हमें बताओ ये सब कैसे हुआ और तुम दोनों कैसे बच गए। लिन्यू उन्हें बताता है, मैं तो अपने घर पर सो रहा था। जब मैं सुबह उठा तो मैंने खुद को गांव के बाहर वाले टेंपल के पास पाया। वहीं पर जाओफान भी था। हम दोनों फिर जब गांव पहुंचे तो देखा गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचा है सिवाय अंकल वोंग के। मेरे माता पिता वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बोलते ही वो रोने लगता है। फिर ग्रैंड मास्टर जाओफान से पूछता है, तुम बताओ बच्चे, कल रात आखिर हुआ क्या था। जाओफान घबरा जाता है। उसे अपने मास्टर मंग पूजी की बात याद आती है। तुम किसी को कुछ मत बताना। वो चुप रह जाता है। फिर एक मास्टर बोलता है, लगता है ये भी कुछ नहीं जानता। ग्रैंड मास्टर, आप बताइए अब इन बच्चों का हम क्या करें। तब फिर मास्टर कैंग लिन्यू की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इस लड़के में मुझे बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। इसे मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। ग्रैंड मास्टर बोलता है, ठीक है मास्टर कैंग, लिन्यू तुम्हारा शिष्य बनेगा और जाओफान को मास्टर टियान बोलिस ट्रेन करेंगे। ये सुनकर दाजू पीक के मास्टर टियान बोलिस को अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि उसे कमजोर लड़का दे दिया गया है, पर वो ग्रैंड मास्टर की किसी बात को टाल नहीं सकता था, तो वो जाओफान को अपना शिष्य बनाने के लिए राजी हो जाता है। फिर लिन्यू को अपने साथ ले जाने लॉन्गशो पीक का मास्टर कैंग और जाओफान को ले जाने दाजू पीक का मास्टर टियान बोलिस आते हैं। दोनों लड़के अलग अलग होने से पहले एक दूसरे के गले लगते हैं। लिन्यू जाओफान को बोलता है, जाओफान, कभी किसी से डरना मत दोस्त। और फिर दोनों अपने अपने मास्टर के साथ चल देते हैं। उस रात दाजू पीक पर जाओफान को उसके सीनियर्स चिढ़ाने लगते हैं, पर तभी वहाँ मास्टर टियान बोलिस की बेटी इंगर आ जाती है और उन सबको चपत लगाती है। वो उन्हें वार्निंग भी देती है, किसी ने भी इस लड़के को आगे से छेड़ा तो मैं अपने मम्मी पापा को सारी बात बता दूंगी। सारे सीनियर्स डर जाते हैं।
तभी वहाँ मास्टर टियान बोलिस अपनी पत्नी मैडम सुरीन के साथ आ जाते हैं और दोनों खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। सॉन्ग डरेन, जो मास्टर का खास आदमी है, वो जाओफान से बोलता है, जाओ जाओफान, जाकर मास्टर और मैडम को चाय सर्व करो। जाओफान वैसा ही करता है। मास्टर टियान बोलिस अभी भी इस बात से चिढ़ा हुआ होता है कि उसे कमजोर लड़का मिल गया है, पर उसकी पत्नी सुरेन जाओफान को देखकर खुश होती है। वो उसे बोलती है, अब ये दाजू पीखी तुम्हारा घर है बेटा, चलो अब खाना खा लो। फिर सब के सब एक साथ मेज पर खाने के लिए बैठ जाते हैं। मास्टर टियान सॉन्ग डरेन से बोलता है, इस लड़के की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ सॉन्ग, इससे हमारी कलाएं सिखाओ। सॉन्ग डरेन बोलता है, बहुत अच्छा मास्टर। फिर मास्टर टियान की वाइफ सुरेन सॉन्ग डरेन से बोलती है, जाओफान अभी छोटा है डरेन, इसका ख्याल रखना। फिर मास्टर और मैडम खाना खा के वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगते हैं। तभी इंगार अपनी प्लेट से मीट का एक टुकड़ा उठा के जाओफान की प्लेट में डाल देती है और उसे बोलती है, तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत है जाओफान, तुम अभी बहुत कमजोर हो। उसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी अपना अपना मीट का टुकड़ा जाओफान को दे देते हैं और फिर सब हंसते हंसते खाने लगते हैं। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। जाओफान अपने कमरे में पहुंचकर अपनी जेब से लाल मोती निकालकर उसे देखने लगता है। जाओफान को अपने मास्टर की बात याद आती है कि उसे रोज रात को मंत्रों की प्रैक्टिस करनी है। जाओफान फिर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। उसके शरीर के आसपास दिव्य ऊर्जा दिखाई देने लगती है। अगली सुबह जाओफान उठकर कमरे से बाहर निकलता है। बाहर इंगार उसे मिलती है। इंगार उसे अपने पालतू कुत्ते डोंगा से मिलाती है। जाओफान कुत्ते को देखकर बोलता है, इतना बड़ा डॉगी मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। इंगार उसे बोलती है, डोंगा बहुत होशियार है, कहते हैं कि ये 100 साल का है, इससे डरो मत, ये बहुत प्यारा है। फिर इंगार जाओफान के पास जाकर बोलती है, एक बात तुम याद रखना, यहाँ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, अगर तुम्हें यहाँ ठीक से रहना है तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, समझे तुम? जाओफान घबराते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं सब समझ गया हूँ। फिर वहाँ सॉन्ग डरेन आ जाता है और जाओफान से बोलता है, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है जाओफान, मेरे साथ चलो। जाओफान सॉन्ग डरेन के पीछे चल देता है। इंगार भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। सॉन्ग डरेन एक जगह पहुंच के जाओफान को बोलता है, देखो जाओफान, दाजू पीक का ये रूल है कि हर नए स्टूडेंट को शुरू के 3 साल तक रोज बांस के पेड़ को काटना होता है। जाओफान कहता है, ठीक है मास्टर। फिर इंगार उसे बांस का एक पेड़ काटकर दिखाती है। वो बहुत ही कुशलता से बांस के टुकड़े टुकड़े कर देती है और बाल्टी में डाल देती है। जाओफान हैरानी से उसे देखता ही रह जाता है। फिर सॉन्ग डरेन जाओफान को एक बड़ा चाकू देता है और बोलता है, अब तुम्हारी बारी, तुम काट के दिखाओ। जाओफान बड़े जोश में बांस पर अपना चाकू मारता है, पर बांस कटने की बजाय उसके मुंह पर आकर लगता है। ये देखकर इंगार और सॉन्ग डरेन हंसते हैं। फिर सॉन्ग डरेन कहता है, जाओफान प्रैक्टिस करते रहो। जाओफान खूब मन लगाकर प्रैक्टिस करता है। सॉन्ग डरेन उसे मार्शल आर्ट्स भी सिखाता है और फिर देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। जाओफान अब बड़ा हो गया है। अब वो तलवार चलाना भी सीख गया है। अब वो बड़ी आसानी से मोटे मोटे बांस को अपनी तलवार के एक ही वार से काट देता है। इंगार भी बड़ी हो चुकी है और जाओफान की अच्छी दोस्त बन चुकी है। दोनों अक्सर साथ में ही रहते हैं और मार्शल आर्ट सीखने के साथ साथ हंसते खेलते भी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जेड डायनेस्टी का पहला भाग अब मैं यही खत्म करती हूँ। अगला भाग हम जल्द ही पेश करेंगे।
हमारे वीडियोस को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।